हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा मिशन डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स फीमेल का लेक्चर 4 है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हों आपके लिए और ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान बेसिस वाज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटजी पॉपुलरली नोन एज द नेहरू मेलानोबिस स्ट्रेटजी। तो कौन सा था? सेकेंड 5-year प्लान था जिसमें कि नेहरू और मेलानोबिस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले 3 प्लान का मॉडल मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत एग्जाम के पेपर मैंने देखे हैं, ज्यादातर में पहले 3 मॉडल ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान में हेरोल्ड डोमर मॉडल, सेकंड नेहरू महालनोबिस, थर्ड में जो थर्ड 5-year प्लान है उसको हम गाडगिल योजना भी कहते हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये जॉन सैंडी और आपका सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? तो एटलीस्ट ये 3 आपको पता होने चाहिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग लेट डाउन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950। प्लानिंग कमीशन का इनमें से कौन सा गोल नहीं है? अब प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। ये भी ध्यान रखना। तो कौन सा नहीं है? नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी पहला ही नहीं है। To achieve full employment, to establish socialist pattern of society based on equality and social justice, ये भी है। To increase production to the maximum possible extent so as to achieve higher level of national and per capita income, बाकी सब है। nationalize banking and insurance is not the objective of 5-year plan, means option number 1 is the right answer. Moving on the next question, question number 3, उससे पहले थोड़ा सा रिलेटेड इन्फो कर लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गरीबी हटाओ स्लोगन कौन से 5-year प्लान में दिया गया था? तो ये 5th 5-year प्लान में दिया गया था। और जो आपका नाबार्ड बैंक है वो कब, कौन से 5-year प्लान में एस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 6th में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू वेरियस कमर्शियल बैंक। बैंक दर वो दर होती है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है, वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। और कैसा लोन देता है? बैंक रेट के थ्रू लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन। अगर वाणिज्य बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो उसके लिए क्या है आरबीआई की? रेपो रेट। रेपो रेट से आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक को और बैंक रेट से लॉन्ग टर्म लोन देता है। बैंक रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगी। रेपो रेट में जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको एज अ मॉर्टगेज रख सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रखने की जरूरत है उसको यूज कर सकते हैं। बैंक रेट में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पे बैंक रेट पूछा था, तो बैंक रेट क्या है? द रेट एट विच the rate of interest charged by RBI on loan to commercial bank। और बैंक रेट क्या है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। आरबीआई जो स्टेप्स लेती है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए उसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या आता है? इसमें आता है कैश रिजर्व रेशो, लिक्विडिटी और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। इसमें आपका आता है बैंक रेट, इसमें आपका आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसमें आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये
क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। और भी है क्योंकि ये क्वालिटिव और क्वांटिटिव होती है, वो मैंने पीछे लेक्चर में एक में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया है। सीआरआर क्या होता है, वो रेट जिसपे वेरियस कमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिपॉजिट करते हैं। एसएलआर क्या होता है, वो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपने पास अपनी रिमेनिंग डिपॉजिट का जो है कैश होल्ड करके रखते हैं, किसी भी फॉर्म में कैश या सिक्योरिटी जो भी है, मतलब एक लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है उनको अपने पास। बैंक रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक, और कैसा, लॉन्ग टर्म। रेपो रेट, आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई टेक्स लोन फ्रॉम वेरियस कमर्शियल बैंक। वेरियस कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लेता है जिस रेट पर, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सोल्ड आउट की जाती है। तो ये सारे टूल्स का यूज किया जाता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों सिचुएशन में देखा जाता है और अकॉर्डिंगली इनको यूज किया जाता है। तो पूरा डिटेल पीछे लेक्चर मैंने डाले हुए हैं पीजीटी कॉमर्स सीरीज में, जो कि हमारी मिशन पीजीटी कॉमर्स सीरीज है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement about price elasticity of demand is correct? Price elasticity of demand क्या होता है, price elasticity of demand is percentage change in demand upon percentage change in price। और क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो जो इलास्टिसिटी है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। ये परसेंटेज मेथड है, इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड होता है, पॉइंट मेथड होता है, आर्क मेथड और मिड पॉइंट मेथड होता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सारी डिस्क्रिप्शन दूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी भी होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। किसी भी कमोडिटी की कीमत और उसकी मांग में कैसा रिलेशन होता है, उसमें विपरीत रिलेशन होता है, यानी कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। यानी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम into initial income upon initial quantity। और क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस मीन्स द इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स, और यू कैन से रिलेटेड गुड्स। और वो कौन से रिलेटेड गुड्स होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी इज बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के एक गुड्स में यानी कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होगा तो डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज होगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हमसे सिर्फ इलास्टिसिटी के बारे में पूछा तो पढ़ते हैं क्या है। Price elasticity of demand is measured how much the quantity of demand of a goods respond to change in the price of the goods। Correct है। Price elasticity of demand is computed as the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price। Correct। Price elasticity of demand in the long run would be different from that of short run। Long run की price elasticity short run से different होती है। Correct। Short run में जो elasticity होती है वो क्या होती है, लेस इलास्टिक। और लॉन्ग रन में जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है मोर इलास्टिक। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास और सारे ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, या हम अपनी डिमांड को अगर किसी को पोस्टपोन कर सकते हैं लॉन्ग रन में, या हम और अल्टरनेटिव सर्च कर सकते हैं, इसलिए वहां पे मोर इलास्टिक होती है। और शॉर्ट रन में क्या होती है, लेस इलास्टिक। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेक्टनेस की, तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए ये होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल,
इसमें जो है एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और वाई एक्सिस पे क्या होती है, सेल्स। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। मैच्योरिटी में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट आता है, और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज को टेक ऑफ स्टेज भी कहते हैं, सेकेंड स्टेज को शेक आउट और शेक ऑफ स्टेज भी कहते हैं, और थर्ड में सैचुरेशन पॉइंट आता है, यानी कि मैच्योरिटी में सैचुरेशन पॉइंट आता है और उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन में लो सेल होती है, हाई कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, इनोवेटिव कंज्यूमर्स होते हैं और फ्यू कॉम्पिटिटर यहाँ पे कम होते हैं। फिर धीरे धीरे अगर मार्केट प्रॉफिटेबल है तो और कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। ग्रोथ में सेल इंक्रीज होती है, कॉस्ट पर कस्टमर धीरे धीरे कॉस्ट कम होने लगती है, प्रॉफिट राइज होने लगते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होने लगते हैं और ज्यादा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाते हैं। पीक सेल, हाईएस्ट सेल पर कंपनी पहुंचती है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर सबसे ज्यादा कम यहीं पे होती है, प्रॉफिट हाई होते हैं, मास मार्केट होती है और यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर आर अवेलेबल। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लाइनिंग, सेल्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, कॉस्ट पर कस्टमर लो रहती है, प्रॉफिट गिरने शुरू हो जाते हैं, कस्टमर बेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर फॉल्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमें से तो सिंपल ही पूछा था, हमने और भी चीजें साथ में कर ली हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे आपने देखा एक्स एक्सिस पे क्या था, टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या था, सेल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व। देखिए सप्लाई कर्व की स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिवली स्लोप इस तरह से होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ये है आपका सप्लाई कर्व, एक्स एक्सिस पे होता है प्राइस, वाई एक्सिस पे होता है क्वांटिटी। तो उसने सप्लाई कर्व की पूछी है, क्या होगी, स्लोप अप एंड टू द राइट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और अगर आपसे डिमांड कर्व की पूछता तो डिमांड कर्व की कैसी होती है, डाउनवर्ड। दिस इज योर डिमांड कर्व। अगेन या सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्वांटिटी होती है और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस। यहाँ पे क्वांटिटी होती है और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडम स्मिथ डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस। एडम स्मिथ ने इनमें से कौन सी डेफिनेशन दी है, प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग आफ्टर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, द नेक्स्ट थिंग इज कंपनी हैज टू डिसाइड इज द प्राइस। The price of everything, what everything really cost, is the toll and trouble of acquiring it. This is the definition given by Adam Smith. हर चीज की कीमत, जो वास्तव में हर चीज की कीमत होती है, वह एक परिश्रम और परेशानी इसे प्राप्त करना है। ये डेफिनेशन किसने दी है, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। एडम स्मिथ ने जो वेल्थ डेफिनेशन है इकोनॉमी की वो दी है, और क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन, an inquiry into the nature and cause of wealth of nation. This definition is given by Adam Smith, and this is the definition of economy which describe economy as a creation of wealth. Adam Smith की most popular book है Wealth of Nation। कई बार आता है Who wrote the book Wealth of Nation। Diamond Water Paradox भी किसने दिया है, Adam Smith ने दिया है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। क्लियर? Moving on the next question, question number 8, the short run is the time period in which। देखिए टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम फैक्टर्स आर फिक्स, यानी कि यहाँ पे कुछ फैक्टर वेरिएबल होंगे, बदले जा सकते हैं, और कुछ फैक्टर क्या है, स्थिर रहेंगे। लॉन्ग रन इज द टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मीन्स यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर हैं, जो साधन है, उनको बदला जा सकता है। बट टेक्निकली जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो हम सारे फैक्टर बदलने की बात कर रहे हैं और एक फैक्टर को बदलने की बात कर रहे हैं, तो स्टडी में सिर्फ हम 2 ही फैक्टर यूज करते हैं, वो होता है लेबर और कैपिटल। लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कैपिटल को के से। शॉर्ट रन में सिर्फ किसको चेंज कर सकते हैं, लेबर चेंज हो जाता है और कैपिटल क्या रहता है, फिक्स। यानी कि स्टडी में जो बाकी फैक्टर है, हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
लेकिन हम लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप की बात ना तो लॉन्ग रन में करते हैं ना शॉर्ट रन में करते हैं जब हम टेक्निकल प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा स्टडी करते हैं। तो शॉर्ट रन में अगर इसको और प्रिसाइज और डेप्थ में जाके करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लेबर चेंज फैक्टर है और कैपिटल क्या है, फिक्स। और यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल, यानी कि चेंज किए जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमसे पूछा था शॉर्ट रन क्या है। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। सम रिसोर्सेज आर फिक्स एंड अदर आर वेरिएबल। और अगर ये पूछ ले कौन सा वेरिएबल है तो शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल कौन होता है, लेबर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्टेट्स क्या करता है? देखिए, तीन तरह के लॉ होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्टेट और स्केल, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और एक होता है डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसको आप जो अपना प्रोडक्शन का डायग्राम है उसको माइंड में रख के भी देख सकते हैं, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये वाला डायग्राम भी आप अच्छे से कर लेना, एमपी, टीपी और एपी का, क्योंकि मैं अभी सारी डिस्क्रिप्शन दूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ बता रही हूँ। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? चेंज इन इनपुट, बाय चेंजिंग इनपुट द चेंज इन इनपुट इज लेस देन आउटपुट, और यू कैन से चेंज इन आउटपुट इज मोर देन इनपुट। कैसे? अगर आपने इनपुट 10% चेंज किए हैं तो आउटपुट में जो चेंज है वो 15%, 20%, 30%, यानी कि ज्यादा आता है चेंजेस से। जितना इनपुट चेंज कर दो उससे ज्यादा आउटपुट में चेंज आता है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर इक्वल आता है, यानी कि इनपुट अगर आपने 10% चेंज किया और आउटपुट भी 10% चेंज हुआ, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सिमिलरली, अगर आप इनपुट चेंज करते हो और आउटपुट में इनपुट से कम चेंज आता है तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये तो हुई नॉर्मल डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं जनरल अपने क्वेश्चन की, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग वन मोर वेरिएबल फैक्टर। एक और वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से जो टोटल आउटपुट में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि एमपी क्या होता है? एमपी होता है टीपी माइनस टीपी एन माइनस 1। तो यहाँ पे अब देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? इफ फर्म यूजेस मोर ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज गिवन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स रिसोर्सेज, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। As a firm uses more of the variable resources given the quantity of fixed resources, marginal production of the firm will eventually decrease। मैंने आपको ये बताया कि जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इनपुट्स लगाते जाते हैं तो जो वन एक्स्ट्रा यूनिट हम वेरिएबल फैक्टर की लगा रहे हैं बिजनेस में, उससे क्या होता है? उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती जाती है? कॉन्टिन्यूसली कम होती जाती है। दिस इज द रीजन ऑफ डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्टेट्स और स्केल, और यू कैन से फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। इट मे बी एनी नेम, बहुत अलग अलग तरह से ही आता है। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग देन। अगर टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो फॉल हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर इज 0, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर मस्ट बी नेगेटिव। देखिए, अगर हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट कर्व की फॉल होने की, तो थर्ड स्टेज में जाके टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाती है? फॉल हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है पहले वो डिक्रीज हो रही थी, फिर वो 0 हुई और आगे थर्ड स्टेज में जाते जाते नेगेटिव हो गई। तो क्या रीजन है इसका? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। Option number second is the right answer. Moving on the next question, question number 11, वेरिएबल कोस्ट आर। मोटे तौर पे कोस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है वेरिएबल कोस्ट, एक होता है फिक्स कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट आर द कोस्ट विच हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ आउटपुट, इनका आउटपुट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। और फिक्स कोस्ट इज द कोस्ट विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ आउटपुट, यानी कि नो रिलेशन
विथ आउटपुट। क्लियर है ये चीज। अब वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है, फिक्स कॉस्ट का नहीं है। कर्व की अगर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व इस टाइप से कुछ बनता है, यानी कि प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, 0। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं है, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इट रिमेन कांस्टेंट। बट इसका भी कुछ लेवल होता है, उसके बाद ये क्या हो जाती है, सेमी वेरिएबल। क्योंकि इसकी जो भी आपने प्लांट, फैक्ट्री या कुछ भी बनाया है, उसकी अगर आप फुल कैपेसिटी यूज करते हो और उसके बाद भी उसके बियॉन्ड बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, तो आपको फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर या उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना होता है, तो उसके लिए और फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो एक्सेप्शन है, सिंपल हम यही चीज कहते हैं। अब यहाँ से सिर्फ आपसे पूछा है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संक कॉस्ट क्या होती है, डूबत लागत, यानी कि एक बार खर्चा कर दिया वो वापस रिकवर नहीं होगा। आपने बिजनेस ओपन किया और उसके लिए आपने फिक्स एसेट्स परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, कुछ भी आपने जितनी भी फिक्स कॉस्ट बियर की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट किया, तो वो सब क्या है, अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो भी वो आपको रिकवर नहीं होंगी, तो वो क्या है, आपकी संक कॉस्ट। क्लियर है। डूबत लागत यानी कि जिसको आप दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट। इनमें से फिक्स कॉस्ट कौन सी नहीं है, डेफिनेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मंथली रेंट ऑफ 1000 कॉन्ट्रेक्चुअल स्पेसिफिक इन अ 1 ईयर लीज। भाई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 ईयर लीज का 1000 रुपीज का, तो ये क्या है, फिक्स है। आपका बिजनेस चले या नहीं चले ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 50 पर ईयर ये फिक्स है, फिक्स। एन अटॉर्नीज रिटेनर ऑफ ₹50,000 पर ईयर, यानी कि रुपए का एक वकील का अनुचर किया है 50,000 का, ये भी क्या है, फिक्स है। ए वर्कर वेज ऑफ ₹15 पर आवर पे आपने वर्कर रखा है, काम होगा तो आप रखोगे, नहीं होगा तो नहीं रखोगे, यानी कि प्रोडक्शन से इसका रिलेशन है डायरेक्ट, तो ये वेरिएबल है। बाकी सारी फिक्स हैं, ये वेरिएबल है। तो आपसे पूछा था कौन सी फिक्स नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ फर्म डबल इट्स इनपुट फाइंड दैट इट्स आउटपुट हैज मोर देन डबल। अगर फर्म ने इनपुट डबल किए तो आउटपुट डबल से भी ज्यादा हो गई, मोर देन डबल। अभी पीछे आपको बताया था, तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऑप्शन नहीं है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से क्या मिलती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी कि जब आप बिजनेस को एक्सपेंड करते हो तो आपको बहुत सारी इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स गेट होती है। एक सेपरेट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहाँ पे समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की सिचुएशन में इकोनॉमिक ऑफ स्केल गेट होती है। तो अगर आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल दिया हुआ है सिचुएशन में या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिया हुआ है, तो उसकी तरफ ही आप जाएंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, टोटल रेवेन्यू इज द मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे मैक्सिमम है कब, जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये डायग्राम को भी अच्छे से देख लेना, बहुत सारे इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनते हैं। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग बट पॉजिटिव। व्हेन टोटल मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। दिस इज योर AR कर्व। AR कर्व इज ऑल्सो योर डिमांड कर्व, और उसमें अगर हम सेंटर में बात करते हैं तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है, देन लेस देन 1, और एक्सिस पे क्या होता है, इक्वल टू 0। उससे ऊपर जाते हैं तो ग्रेटर देन 1, और वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। क्लियर है। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में जो AR कर्व है वही क्या होता है, आपका डिमांड कर्व। ठीक है। ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन बोथ एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन 0। अगर एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, देन टोटल प्रोडक्ट इज। मार्जिनल प्रोडक्ट
और टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव है और मार्जिनल और एवरेज इक्वल है, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। एवरेज और टोटल पॉजिटिव है और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट है, तो आपको टीपी के बारे में बताना है। तो इस पॉइंट पे टीपी क्या है? इंक्रीजिंग। तो इस पे टीपी क्या है? इज पॉजिटिव एंड राइजिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।